मैं प्रियंका यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, ई कंटेंट श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मैथिली शरण गुप्त पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रीय जागरण के संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही है। सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त के सामान्य परिचय पर प्रकाश डालेंगे। श्री मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रभाषा हिंदी को प्राणवत्ता प्रदान करने वाले राष्ट्रीय चेतना एवं भारतीय संस्कृति के गायक कवि थे। वे स्वभाव से विनम्र, शिष्ट और वैष्णव संस्कारों से अनुप्राणित थे। गुप्त जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सन 1908 में रंग में भंग कृति के साथ पदार्पण किया। इसके साथ भारत भारती के प्रकाशन से उन्हें हिंदी कवि समाज में उच्च स्थान प्राप्त हुआ। उस काल में हिंदी भाषा की वृत्तिगत शुद्धि का जो कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभ किया, उस कार्य में गुप्त जी भी सम्मिलित हुए और द्विवेदी जी की प्रेरणा से खड़ी बोली हिंदी का परिष्कार करने लगे। इस प्रकार राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रतिष्ठा एवं परिपक्वता में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनके काव्य रचनागत संस्कारों को नई दिशा प्रदान की, तो महात्मा गांधी के प्रभाव से इनके वैष्णवी संस्कार जागृत हुए। इस प्रकार के सुधारवादी आंदोलनों का गुप्त जी पर अति प्रभाव रहा और यही प्रभाव उनकी समस्त रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। गुप्त जी के काव्य की प्रमुख विशेषताएं। गुप्त जी काव्य साधना अति व्यापक एवं बहुमुखी है। उनकी काव्यगत विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। राष्ट्रीय चेतना एवं देश प्रेम। गुप्त जी की भारत भारती रचना में सर्वप्रथम उनकी राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित हुआ है। इस काव्य में व्यक्त राष्ट्रीय चेतना से ही वे राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। मातृभूमि कविता में गुप्त जी ने अपने देश प्रेम को सांस्कृतिक गौरव के साथ अभिव्यक्त किया है। गुप्त के सामने प्राचीन गौरव और आधुनिक राष्ट्रीयता से युक्त देश और समाज की संकल्पना थी। फलस्वरूप युगीन चेतना एवं राष्ट्रीय जागरण का स्वर उनकी कविताओं में अधिक मुखर दिखाई देता है। साथ ही उनमें चिंतन का स्वर भी है, जैसे हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर ये समस्याएं सभी। दूसरा उनका बिंदु आता है गांधीवादी मानवतावादी आस्था। गुप्त जी सुधारवादी आंदोलनों के साथ ही गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। इस कारण उनकी रचनाओं में गांधीवाद चिंतन का पर्याप्त समावेश हुआ है। उन्होंने जनसाधारण का कल्याण, लोक मंगल का प्रसार करना, सत्कर्म की प्रेरणा प्रदान करना और सादा जीवन उच्च विचार का आचरण करना, इन पर अधिक बल दिया है। साकेत महाकाव्य में गुप्त जी ने गांधीवादी तथा मानवतावादी चिंतन एवं आस्था को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। इस संबंध में वनवासी राम का यह कथन द्रष्टव्य है। वे कहते हैं कि पर जो मेरा गुण कर्म स्वभाव धरेंगे, वे औरों को भी तार पार उतरेंगे। गांधी जी ने जिस रामराज्य की आदर्श कल्पना की थी, जिस विश्व मानवता का उद्घोष किया था, गुप्त जी ने उसका पूर्णतया समर्थन किया और अपनी रचनाओं में अनेक स्थलों पर विश्व बंधुत्व की मानवतावादी आस्था व्यक्त की, जैसे किंतु हमारा लक्ष्य एक अंबर भू सागर, एक नगर सा बने विश्व, हम उसके नागर। अगला आता है वैष्णव संस्कार। गुप्त जी को बचपन से ही वैष्णव संस्कार मिले थे। वे राम राज्य की कल्पना के पक्षधर और राम भक्त कवि थे। अपने वैष्णव संस्कारों के कारण वे अति उदार एवं सहिष्णु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इसी कारण अपनी रचनाओं में हिंदू संस्कृति और भारतीय दर्शन का गायन होने
पर भी ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रति उन्होंने अपना उदार दृष्टिकोण व्यक्त किया है। उनकी यह विशेषता गुरुकुल तथा काबा और करबला रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। अगला आता है नारी स्वातंत्र्य एवं सम्मान की भावना। गुप्त जी की यह अत्यंत विशेषता मानी जाती है। उन्होंने साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि रचनाओं में नारी स्वातंत्र्य, नारी स्वावलंबन एवं नारी की गौरव गरिमा का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। पंचवटी में वनवासिनी सीता को स्वावलंबी चित्रित करते हुए गुप्त जी ने नारी गरिमा की अभिव्यक्ति भी की है। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। इस प्रकार की भावना उन्होंने अपने काव्य में प्रदर्शित की है। नर नारी जीवन पथ के सहगामी पथिक होते हैं, लेकिन उनके बीच अविश्वास नहीं होना चाहिए। गृहस्थ जीवन की सुख शांति समाप्त हो जाती है इससे, और इसी भाव को गुप्त जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है। नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं बहलाई। अगला बिंदु आता है समाजोन्मुखी काव्य चेतना। गुप्त जी की सभी रचनाओं में उदात्त चरित्र चित्रण की प्रधानता हमें दिखाई देती है। साथ ही देश और समाज के उद्धार में सहयोगी बनने की आकांक्षा उनमें स्पष्ट देखी जा सकती है। वे ग्राम और नगर, अरण्य और जनपद दोनों के सामाजिक जीवन के पक्षधर थे। समन्वय काव्य शिल्प। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में अधिकतर कथानक पुराण इतिहास से लिए हैं, परंतु उन्हें अपनी राष्ट्रीय चेतना के अनुरूप ढालकर सामाजिक संदर्भ को लक्ष्य करके निरूपित भी किया है। उन्होंने प्रबंध मुक्त काव्य शैली को अपनाया और कथाश्रित गेयता का ध्यान दिया है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त का काव्य सौष्ठव अनेक विशेषताओं से मंडित है। इनके काव्यगत भाव पक्ष में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, लोक मंगल, पवित्रता, नैतिकता, सांस्कृतिक गौरव गरिमा एवं वैष्णव संस्कार मुखरित दिखाई देते हैं। काव्य शिल्प की दृष्टि से भी इनकी रचनाएं प्रभावशाली हैं और उनमें अभिव्यक्ति की सहजता और भावों की सशक्तता हमें दिखाई देती है। अलंकार प्रयोग, अप्रस्तुत विधान, छंद योजना के साथ ही भाषा का विशुद्ध प्रयोग उनकी अन्यतम विशेषता है। हिंदी को समृद्ध एवं प्रभावशाली बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये भारतीय संस्कारों और आस्तिकता के महाकवि होने के साथ साथ राष्ट्र कवि के रूप में समादरणीय रहे हैं। धन्यवाद।